नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान के साथ अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन ट्रंप प्रशासन के जो टॉप के अफसर हैं, वो ईरान के संपर्क में फिर से आ गए हैं। दो माध्यम हैं, तुर्की और पाकिस्तान। दोनों के जरिए अप्रोच कर रहे हैं कि भाई साहब फिर से बैठते हैं और सेकेंड राउंड की अब बातचीत करते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? सरेंडर क्यों किया? क्या ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती कर दी नाकेबंदी का ऐलान करके? हालांकि ट्रंप की गलतियों की फहरिस्त मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत बड़ी। तुगलक तो अब बौना नजर आता है ट्रंप के सामने। 28 फरवरी से अगर सिर्फ ईरान के मामले में देखें तो 28 फरवरी से कोई दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन ट्रंप ने दो गलतियां ना की हों। और दो तो मैं बहुत ज्यादा लिबरल होकर के कह रहा हूं कि दो ही गलती की है 28 फरवरी से। लेकिन क्या इस बार नाकेबंदी का ऐलान ये ब्लंडर साबित हुआ? पूरी दुनिया ट्रंप को दुत्कारने लगी, फटकारने लगी, भगाने लगी, सिर्फ एक फैसले की वजह से। चले थे ईरान को घेरने, खुद ही घिर गए इस फैसले में ट्रंप। इसको समझने के लिए पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ट्रंप के सरेंडर की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सिर्फ एक निगाह देखना होगा पूरी दुनिया में हुआ क्या। पिछले 24 घंटे के भीतर एकाएक रूस के विदेश मंत्री ये फैसला करते हैं कि उनको चीन जाना है। रूस के विदेश मंत्री यानी लावरोव, जो पुतिन के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने चीन जाने का फैसला किया और चीन में जिनपिंग के विदेश मंत्री से एक लंबी मीटिंग की तैयारी। हालांकि इस बीच ही जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त लावरोव चीन पहुंच चुके हैं। वो विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे। कंट्रोल रूम जब भी मैं बताऊंगा तो विजुअल रेडी रखिएगा चलाने के लिए। वो विजुअल है लावरोव के पहुंचने का, हमने भेज रखा है, उसको चला दीजिएगा ताकि दिखा दें कि लावरोव पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जब लावरोव चीन के साथ मीटिंग कर रहे होंगे तो फ्रांस और ब्रिटेन 40 देशों को इनविटेशन भेज रहे होंगे। 40 देश। अब सोचिएगा अमेरिका कहां है इसमें, इस पूरे फ्रेम में अमेरिका कहां है? और ये सारे दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, विकसित देश हैं, तकनीकी रूप से, सैन्य रूप से, हर तरीके से यही इस दुनिया में लीड करने वाले देश हैं। यहां पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की किसी की भी बात नहीं है, गरीबों की। और अमेरिका कहाँ है जब ये आप देखेंगे तो एक निगाह देखिएगा भारत कहाँ है। कहीं लिस्ट में नाम है कि नहीं है? 40 देशों वाली लिस्ट में भी नाम है कि नहीं है, तलाशना पड़ेगा। तो 40 देशों के साथ स्टारमर और मैक्रो ये दोनों मीटिंग करने के लिए इनविटेशन भेज रहे हैं। उसी वक्त मिडिल ईस्ट से एक धमकी आती है कि दुनिया का होर्मुज के समानांतर सबसे महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग है, जलडमरू मध्य है, उसे बंद करने का फैसला जिस देश की सीमा से वो जुड़ता है उस देश ने ले लिया है। यानी यमन ने बाब अल मंदेब बंद करने का फैसला ले लिया है। इसको इंप्लीमेंट करने का वक्त अभी ऐलान नहीं किया है, फैसला ले लिया है। उसी वक्त देखिए कितनी चीजें घटित हुई। जापान ने जो दुनिया में जो माइंस होती हैं, समुद्री माइंस, इनकी स्वीपिंग में, मतलब माइन स्वीपर कहें अगर, तो दुनिया में नंबर वन माइन स्वीपर माने जाते हैं। उन्होंने माइन स्वीपिंग में और नाकेबंदी में ट्रंप को गेट लॉस्ट बोल दिया, भगा दिया। उसी वक्त ईरान के पढ़े लिखे जो डेलीगेशन के अगुआ थे, स्पीकर साहब गालिबाफ ने ट्रंप को एक गणित का फॉर्मूला समझाया। मैथमेटिक्स में ईरान बहुत आगे है। वो एक गणित का फॉर्मूला समझाते हैं। ये सब कुछ एक वक्त में हो रहा है पिछले 24 घंटे के भीतर। इसलिए मैं इतना चीजें लेके जोड़ आया हूं। उसी वक्त हुआ। इतने सब के बाद अब क्या बचा है?
सरेंडर करने के अलावा क्या है, कौन है आपके साथ। आप न 40 में हो, न आप चीन में हो, न आप एक खुलवाने चले हो दूसरा रोकने में हो, न आप माइन स्वीपिंग में बचे हो। आखिर में आपको समझना पड़ेगा वही ईरान का गणितीय फॉर्मूला, तो फिर सरेंडर करना पड़ेगा। भाव को जोड़िए, जरा देखिए साहब, बहुत उलझा हुआ है मामला। उलझा नहीं है, स्वागत है भाऊ, मेरे लिए तो बिल्कुल सुलझा हुआ है। बस आप इसको इसे सुलझा लेंगे तो बिल्कुल दुनिया साफ दिखेगी कि क्या तस्वीर बन रही है, ट्रंप का डंका कितना तेज बज रहा है, मोदी तेज या कम। लाइए एक एक खबर लाइए, एक एक खबर लाइए। होर्मुज बंद होते ही रूस चीन की आपात बैठक, पुतिन के मंत्री पहुंचेंगे बीजिंग, अमेरिका को देंगे मिलकर जवाब। अगला लाइए। ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले पुतिन चीन भेज रहे चाणक्य, ईरान जंग पर महाशक्तियों का दांव। अब जरा इस खबर के भीतर चलें, उससे पहले अगर विजुअल तैयार हो तो विजुअल दिखा दीजिए। ये ये विजुअल है, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ये आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे हैं और बीजिंग में वांग ई के साथ बैठक करेंगे। एजेंडा क्या क्या है इसमें? एजेंडा ईरान है और ईरान के इर्द गिर्द पूरा एजेंडा बुना गया है। ब्रिक्स, एससीओ, एपेक, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट। रूस के लिए यूक्रेन इंपॉर्टेंट है तो यूक्रेन को भी शामिल किया गया है। अब जरा चलिए इस मीटिंग के मायने समझते हैं, कुछ अलग अलग हिस्सों को खबरों के जोड़ते हैं। इसके मायने क्या हैं इस मीटिंग के? लाइए भैया, अब दिखाइए। रूस के विदेश मंत्री लावरोव चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बुलावे पर बीजिंग आ रहे हैं। यह 2 दिन का दौरा होगा। इसकी वजह बहुत साफ है, अमेरिका ने होर्मुज की खाड़ी को बंद करने का ऐलान किया है। दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। इसके बंद होने से तेल की सप्लाई पर गहरा असर पड़ रहा है, सबको पता है ये सब कहानी। चीन रूस दोनों इससे सीधे प्रभावित हैं, इसलिए दोनों देश मिलकर इस संकट से निपटने की योजना बनाना चाहते हैं। ये आखिर में क्या है ना, जिसे डंका बजाते हैं वही वाला हाल है। इससे चीन और रूस दोनों कतई प्रभाव नहीं है, इससे प्रभाव बाकी लोगों को है, उन पर कोई प्रभाव नहीं। रूस और चीन के राष्ट्रपति यानी पुतिन और जिनपिंग ने अपने रिश्तों को बिना किसी सीमा की दोस्ती कहा है। इसका मतलब है ये दोनों देश किसी भी मुद्दे पर एक दूसरे का साथ देते हैं। दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों पर दोनों की सोच एक जैसी रहती है। दोनों के ईरान के साथ भी रणनीतिक और सैन्य संबंध हैं। आगे चलिए, आगे चलिए। रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस दौरे में हॉट टॉपिक्स पर बात होगी, जिनमें मिडिल ईस्ट का संकट प्रमुख है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो किसी भी वक्त फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल सकते हैं। इजराइल और अमेरिका एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट हैं। इस जंग में ईरान जंग के साये में रूस और चीन दोनों के अपने अपने हित दांव पर लगे हैं। रूस के लिए ईरान एक ऐसा वफादार साथी साबित हुआ है जिसने कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस को शाहेद ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई की, जिन्होंने यूक्रेन के आसमान में तबाही मचाई। रूस किसी भी कीमत पर ईरान को कमजोर होते नहीं देख सकता है। आगे चलिए। दूसरी तरफ चीन के लिए ईरान सस्ते तेल का सबसे बड़ा और भरोसेमंद सप्लायर है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करते हैं या वहां के तेल ठिकानों को तबाह करते हैं तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। लावरोव और वांग यी की इस मुलाकात में ईरान जंग को लेकर एक साझा रणनीति पर मुहर लगना तय है। लावरोव चीन को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान का काम तमाम करने में कामयाब हो गया तो अगला नंबर रूस का होगा और उसके बाद अमेरिका पूरी ताकत से इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की घेराबंदी करेगा। ये बात चीन को समझ में आ गई है, ये समझाने नहीं आए हैं। ईरान को कैसे जो है सेफ रखते हुए अमेरिका को समझाया जाए, रणनीति इस पर बननी है। मॉस्को और बीजिंग के अपने वजूद बचाने की लड़ाई है। बेसिकली क्या है ना कि ये हेडलाइन मैं इसीलिए ला रहा हूं, इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन इससे लीजिएगा, इससे एनालिसिस नहीं। ये तो वजूद ऐसा लग रहा है कि बस ट्रंप लेकर के तोप निकला है और छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं दोनों मिलकर के। देखिए आखिरी क्या लिखा है, मॉस्को और बीजिंग के अपने वजूद बचाने की लड़ाई है और पूरी दुनिया के निगाह में है कि अमेरिका और ट्रंप ये इज्जत बचा के युद्ध से भाग जाए। इतना इतना पीटे गए हैं इस युद्ध में, इतना पीटे गए हैं, गली गली मारे गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ताऊ को भी खुश करना होता है ना, पा पा के साथ साथ ताऊ को भी खुश करना होता है। लावरोव की इस यात्रा का एजेंडा सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत तक सीमित नहीं है। यहाँ देखिएगा जो लिख रहे हैं ना झंडा बरदार,
जब लिखिए यहाँ पर ब्रिक्स, ब्रिक्स पर भी चर्चा होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, गूंगा बसंत बन के बैठे हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ पर भी चर्चा होगी। एससीओ वहां पर भी भारत अभी गया था, जब जो है चाइनीज में मतलब मैंडेरियन में और रसियन दोनों भाषा में मोदी जी हंसे थे। वो अलग अलग भाषाओं में हंसते हैं, बोल तो नहीं पाते लेकिन हंसते हैं अलग अलग भाषा में। G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी अपनी किलेबंदी मजबूत करने वाले हैं। पश्चिमी देशों ने जब से रूस को ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की है, तब से रूस ने इन वह अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है। लावरोव चाहेंगे कि जब ट्रंप की टीम चीन या रूस को घेरने की कोशिश करे तो ये दोनों देश मिलकर एक चट्टान की तरह खड़े रहें और डॉलर के दबदबे को कम करने के लिए आपसी व्यापार को अपनी मुद्राओं में बढ़ाने पर जोर दिया जाए। चलिए आगे चलिए, यहां से खाली फैक्ट उठाते जाइए। ये देखिए, ट्रंप के ब्लॉकेट के बीच अब उस वाले पूरे नाल जो उनका एनालिसिस अगर आपने सुना होगा तो यहां जोड़ दीजिए कि ट्रंप का कितना तगड़ा डंका बज रहा है। देखिए, ट्रंप के ब्लॉकेट के बीच जापान पीछे हटा और होर्मुज में नहीं भेजेगा माइन स्वीपर। चलो आइए खबर के भीतर चलिए तो जरा, चलिए चलिए फिर इसके बाद चलेंगे पहले सवाल पर। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मिनोरू किहारा ने कहा कि जापान ने अभी तक होर्मुज स्ट्रेट में माइन स्वीपिंग अभियान के लिए अपने समुद्री आत्मरक्षा बल को तैनात करने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आगे का फैसला स्थिति के अनुसार लिया जाएगा। किहारा ने मीडिया को बताया कि जापान दोनों पक्षों के बीच एक पूरी समझ की दिशा में आगे बढ़ने की अपील कर रहा है, यानी न्यूट्रल है। इसके लिए भी ईरान जैसे है वैसे ही अमेरिका और इजराइल हो गए हैं। चलिए आगे। क्योडो न्यूज के मुताबिक किहारा ने कहा, इस वक्त सबसे आवश्यक बात यह है कि होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो और किसी भी तरह के तनाव को कम किया जाए। जापान ने होर्मुज स्ट्रेट में माइन स्वीपर भेजने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। सरकार ने कहा कि सेल्फ डिफेंस फोर्स की तैनाती पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जापान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने और व्यापक समझौते की दिशा में प्रगति पर भी जोर दिया है। ऐसे नहीं सरेंडर किए हैं, ये सब में सरेंडर की कहानी छिपी हुई है हर पन्ने में। जापान टुडे के मुताबिक जापान के पास दुनिया की सबसे सक्षम माइन स्वीपिंग टीम है, अमेरिका से भी सक्षम, जो मुख्य रूप से समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवाजी श्रेणी के अत्याधुनिक एफआरपी जहाजों का उपयोग करती है। ये जहाज फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक से बने हैं जो उन्हें रडार की रेंज से भी बचाते हैं। जेएमएसडीएफ की इस क्षमता को क्षेत्र में विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अपनी इस क्षमता को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जापान दूर रखेगा, अमेरिका के साथ नहीं रखेगा। ये लिखा नहीं है लेकिन यही फैसला है। भाऊ रूस और ये अलग अलग धुरी हैं, इसमें सब शत्रुता और मित्रता दोनों कहानी है। रूस चीन दोस्त हैं, वो एकाएक 24 घंटे में बीजिंग में मीटिंग में आ गए। जापान इन दोनों का शत्रु राष्ट्र है, वो अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया, भगा दिया। यहां पर अमेरिका का डंका कैसे बजा जो हमारे यहां लिख रहे हैं, यहीं पर तो पूरी सरेंडर की कहानी छिपी है अमेरिका की, जो कह रहा है बात कर लो भाई साहब। देखिए, हमारे यहाँ का जो मीडिया है, इनसे तो आशीष अपेक्षा करना ज़रूरी नहीं है। जो ट्रंप के जीत के लिए हवन कर रहे थे और इस युद्ध में नेतन्याहू की जय-जयकार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान के खिलाफ इज़राइल लड़ रहा है इसलिए सगा है। लेकिन मुसलमान कौन? ईरान का वो देश जो है जिसके साथ हमारा क्या संबंध है? यदि मुसलमानों से इतनी दुश्मनी है, तो हमारे प्रधानमंत्री कई मिडल ईस्ट के देशों में जाके अपना सम्मान करवाते हैं और डंका बजवाते हैं, तब तो आपको मुसलमान और हिंदू समझ में नहीं आता। कुल मिला के यहाँ कुपड़ों की एक फौज है। खबर तो उनको दिखानी है, लेकिन हेडलाइन में खेल करके लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं हम और हम जिसके भी जो हमारे आका हैं, उनका भी डंका बज रहा है। ईरान से बुरी तरह से अमेरिका मार खाया है, ये सभी दृष्टि से जानते हैं, इसीलिए ये युद्ध अब 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने तक बढ़ रहा है, 2 महीने की तरफ बढ़ रहा है। सीज़ फायर की बात अमेरिका ने की थी, उसके बाद सेकंड टाइम सीज़ फायर की बातचीत, ये शब्द भी आया सेकंड मीटिंग का, ये भी अमेरिका की तरफ से आया, ईरान की तरफ से अभी तक नहीं आया। हम तो उन 4 टैंकरों को भी ढूँढ रहे हैं जो अमेरिका को गिफ्ट भेजे थे। हम तो उस ऑफर को भी देख रहे हैं, कोई पत्र-वत्र एक आधा मेल-वेल किया होगा, ट्वीट-वीट किया होगा कहीं से ईरानियन पावर ने जो डोनाल्ड ट्रम्प को सर्वोच्च नेता घोषित करने वाली बात हो रही थी।
हम तो उन तमाम चीजों को देख रहे हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। लेकिन आप यदि कुछ दिन पहले एक रशिया का स्टेटमेंट आया था रशियन से, वो यदि आप देखें तो उसने कहा कि रशिया, चीन और ईरान एक नई धुरी है और ये सशक्त टीम है। हम्म, तो ईरान के साथ रशिया की क्या संबंध है, वो आपने रेखांकित कर दिए। चीन के साथ क्या संबंध है रशिया के, आपने रेखांकित कर दिए। ये हरमुज का जो ब्लॉकेड है, इससे चीन ने अपना जहाज निकाल के इनकी पूरी हवा निकाल दी, ये भी दुनिया ने देख ली। ये मीटिंग किसी और जगह के लिए है। ये मीटिंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि चीन और रशिया, ये किसी भी हालत में यदि युद्ध बड़ा बनता है, यदि ये देखिए, क्योंकि ट्रम्प के पागलपन का कोई लिमिट नहीं है आशीष, इसलिए कल वो क्या डिसीजन लेगा कुछ बता नहीं सकते। इज़राइल के नीचे इतने ट्रम्प डपे बंधे हैं कि इज़राइल यदि उनको कल कहे कि तुम एटॉमिक बॉम्ब डाल दो ईरान पे, तो वो भी कर सकता है। इतना इज़राइल के हाथ में इसका रिमोट कंट्रोल है। और टीजर आपने देख लिया, थोड़ा सा ये मैं वहाँ बातचीत के लिए बैठ गया था, तो ट्रम्प के पत्नी के बातें बाहर आने लगी थी, हाँ, तो ये टीजर था। तो कल यदि एटॉमिक वॉर छिड़ जाता है ईरान के ऊपर, तो चीन और रशिया पूरी ताकत से उतरेगा, ये तय है। साथ में अभी नॉर्थ कोरिया भी जुड़ेगा। अभी तो ये पहली इनकी मीटिंग है, आने वाली मीटिंग में नॉर्थ कोरिया के साथ भी एक साझा मीटिंग होगी इनकी, इसमें कोई डाउट। तो कुल मिलाकर ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका पूर्ण रूप से एक्सपोज हो गया। अब वो अमेरिका की जो पहले एक सामरिक ताकत, और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सुपर हीरो बन के उतरा था, और खासकर रशिया का टूटने के बाद तो अमेरिका ही अकेला सुपर पावर हो गया था, वो सुपर लूजर साबित हो गया है इस पूरे ग्रुप में। और सुपर लूजर इसलिए मैं कह रहा हूं उसको क्योंकि ईरान जैसे बहुत ही छोटे देश ने उसको आसमान दिखा दिया। इसके चलते आपको जापान भी देखना पड़ेगा। जापान ने क्यों अपना रुख बदला? जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ये किसके भरोसे थे? साउथ कोरिया की स्थिति देखिए, पड़ोस में नॉर्थ कोरिया है मोस्ट पावरफुल, ऊपर चीन है, रशिया है, शब्दों से तो घिरा है दुश्मनों से। इसके बावजूद वो हुंकार भर रहा था, क्यों? अमेरिका के भरोसे। अब जिसके भरोसे, जिस पहलवान के भरोसे आप लड़ाई करने जा रहे हो, वो पहलवान ही साइकिल वाले ने लपड़ मारने से गिर पड़ा, अभी तक उठ नहीं रहा है। तो आपको तो आपका रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको तो आपके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कम से कम जापान ने इतना तो कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी इतना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया तो साइड में पड़ा हुआ है। एक अकेला जापान कितना मदद कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया को कल कुछ हो गया तो? बाकी तो चीन से लेकर रशिया तक सब उसके मुहाने पे है, मतलब कंपेयर टू अमेरिका। तो ऐसी स्थिति में कोई मदद इसलिए नहीं कर रहा कि लोग आगे का फ्यूचर देख रहे हैं। आगे क्या होगा, इस युद्ध के बाद क्या होगा? एक नई धुरी बनेगी जिसमें अमेरिका को नाटो के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। नाटो की जरूरत अमेरिका को होगी, अभी अमेरिका को नाटो की जरूरत नहीं होगी। जो अमेरिका कहता था नाटो में क्या दम है, मैं हूं तो मैं जो कुछ हूं, हम निकल गए तो नाटो जीरो है। अब नाटो कहेगा कि आपको जरूरत है हमारी, कनाडा कहेगा आपको जरूरत है हमारी, हमें जरूरत नहीं आपकी। जापान कहेगा आपको जरूरत है सब, ये 50,000 ले जाओ, हमको कोई जरूरत नहीं इनकी, ये 50,000 लेके जाओ सैनिक आप, ये लाइबिलिटी हमारे लिए। क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपने इतने लोग रखे थे, सब मार खा गए, और वो बेचारे देश जिन्होंने इनको जगह दी वो भी मार खा गए, उनको भी नहीं बचा पाया। पूरे युद्ध में सब होटल में बैठे रहे, ये होटल में बैठे रहे। हाँ, मतलब सबसे पहले यही भाग्य, आप किसी को सिक्योरिटी गार्ड को रखो घर के सामने, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर है, उसको 10,000 रुपए महीना दे रहे हो आप, और जैसे कोई आवाज आती है, साइकिल का टायर भी फूटता है तो वो भगता है गेट छोड़ के। ऐसे क्या फायदा इस ऐसे आदमी का? ये कहां से सिक्योरिटी करेंगे? तो अमेरिका एयरफोर्स, अमेरिका का एक्सपोज हो चुका है, नेवी एक्सपोज हो चुकी है। अमेरिका के मिसाइल और डिफेंस सिस्टम इतना बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। सबको क्या लग रहा था, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम, कि कोई भी मिसाइल हमको कुछ नहीं कर सकती। इजराइल ने बता दिया, और इजराइल के मिसाइल ने तो यूक्रेन में भी हंगामा कर दिया। टेस्टेड 2 टाइम्स, 2 जगह टेस्ट हुए हैं। तो लोग ईरान को क्यों नहीं अपना दोस्त मानेंगे? लोग चाइना को क्यों दोस्त नहीं मानेंगे?
लोग रशिया को दोस्त क्यों नहीं मानेंगे? ताइवान किसके भरोसे लड़ेगा, आप मुझे बताइए। अब ताइवान तो बेचारा बस अकेला पड़ गया। तो पूरे में जापान जैसे, देखिए आगे पीछे तो ताइवान पे चाइना ले लेगा, ताइवान छोड़ दीजिए उसको। लेकिन जापान जैसे देश है जो अपनी सार्वभौमता टिकाए हुए है, उनके लिए एक ही रास्ता बचता है कि भाई साहब हम ना इधर ना उधर, बस हम अपने जी रहे हैं, हमको जीने दीजिए। जब भी कोई मदद चाहिए, व्यापार व्यापार में तो साथ में है ही। इस लेवल के क्यों मिडिल ईस्ट आज इकट्ठा होने की बात करता है? क्यों कतार कहता है कि यार हम सब पड़ोसी है, अब अपना अपना सोचेंगे अपन मिलके सब? क्योंकि आप जिसके भरोसे थे उसने आपको सालों मूर्ख बनाया। पिछले 30-40 सब साल से आपका बेस यूज कर रहा है, आपका पैसा यूज कर रहा है, आप पे छप्पर रख रहा है, आपसे इन्वेस्ट सब करवा रहा है अमेरिका में। मैं बड़ा एग्जांपल बताऊं, ये तो जो किया है सऊदी अरब। सऊदी सबसे करीबी साथी था ना जिसको गरिया रहा था ट्रम्प। बिल्कुल। सऊदी ने 12,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रियाद में बुलाया है और तैनात किया क्या? है। पाकिस्तानी सैनिक, ये पता है ये युद्ध के बाद इस्लामिक नाटो के तरफ बढ़ता हुआ कदम है। और बढ़ता अब हुआ, जो बिल्कुल इस्लामिक सही कहा। नाटो की चर्चा हो रही थी, अब वो बिल्कुल। इस्लामिक नाटो धरातल पर उतरेगा। क्योंकि अब तक क्या था, क्यों नहीं बन पाता था इस्लामिक नाटो? क्योंकि लगता था यार अमेरिका तो है ना, इस्लामिक नाटो हाँ, से अमेरिका नाराज होगा। काहे अब नाराज हो चाहे खुश हो, अब नाराज हो चाहे खुश हो, तुम्हारी रक्षा नहीं, करने में मैं नाकाम फिर हो, कह रहा था हमें आपको दूसरी करेंगे। कि ये जो इस्लामिक नाटो बनेगा, इसके पहले भी आपने जिक्र किया था एक दिन, तो मैंने बोला इस्लामिक नाटो बनेगा तो उसकी धुरी ईरान पे रहेगी और फ्रंटल फेस पाकिस्तान होगा। हम्म। फ्रंटल फेस पाकिस्तान होगा और उसकी धुरी ईरान होगी, ईरान तय करेगा सब कुछ। हाँ, क्योंकि क्योंकि बेसिकली जो पूरी लड़ाई है वो शिया सुन्नी के चक्कर में सऊदी और ईरान में थी। ईरान अब में थी। सऊदी और ईरान में पाकिस्तान के ही जरिए डिप्लोमेटिक चैनल से 3 दिन 4 दिन पहले बातचीत हुई है। अगर ये बातचीत बातचीत हो गई तो अमेरिका को आप समझिए चांद पे जो जब भेज रहा है लोगों को, ठीक भेज रहा है, फिर वहीं पे दादागिरी चलेगी चांद पे, वहां भी नहीं चलेगी, चीन वहां भी मारेगा। हाँ, धरती नहीं चलने वाली है। आगे चलिए जरा खबर लाइए, आगे लाइए आगे। यहां तक तो अभी अभी तो आधा हिस्सा हुआ है। ये आपने रूस, चीन, जापान देखा। ईरान के समर्थन में खुलकर आया यमन, बाबल मंदेब को बंद करने की दी धमकी। ये फाइनल अब आ गया बाबल मंदेब पर। अब ये चर्चा हम लोग 1 महीने से कर रहे थे। आगे चलिए जरा। भी तो कल यमन का की ही तरफ शो है इस पे, कल हाँ, का ही शो है आपका इस पर। ये देखिए इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप थिंक टैंक में यमन मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक अहमद नागी ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक यमन का सत्तारूढ़ हूती अंसारुल्लाह आंदोलन अपने क्षेत्रीय जल शक्ति को क्षेत्रीय जल क्षेत्र में स्थिति को और गंभीर बनाने में पूरी तरह सक्षम है। अगर यमन सच में इस रास्ते को बंद कर देता है तो इससे दुनिया भर में तेल की कीमतों और शिपिंग इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ सकता है। आगे चलिए। अहमद नागी के मुताबिक अगर यमन बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करता है तो अमेरिका पर तेल की कीमतों का दबाव दोगुना हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि ईरान पहले से ही फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण रखता है। अगर ये दोनों प्रमुख रास्ते बंद हो जाते हैं तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ठप हो सकती है। नागी ने बताया कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी लागू करता है तो ईरान को इसका नुकसान महसूस होने लगता है, और ईरान को इसका नुकसान महसूस होने लगता है तो हूती आंदोलन बाब अल मंदेब में बड़ा कदम उठा सकता है। उन्होंने कहा जब ईरान दर्द महसूस करेगा तो हूती बहुत मुमकिन है कि इस अहम समुद्री मार्ग पर अपनी कार्रवाई बढ़ा देंगे। ये जो है यमन में सत्तारूढ़ हूती अंसारुल्लाह जो वहां पर एक आंदोलन है वो, और वही सत्तारूढ़ है, उन्हीं का सारा पावर यमन वही चला रहे। उनका अब ये फाइनल अंतिम जो कहते हैं अंतिम वार्निंग, अंतिम धमकी आ चुकी है। फैसला हो चुका है कि अब हम बाबल मंदिर बंद करेंगे अगर वहां पर नाकेबंदी बढ़ाई। हालांकि वो तो अभी से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगे हैं। जरा अगली हेडलाइन लाइए, अगली लाइए। ओबामा से हर मामले में होड़ करने वाले ट्रंप ईरान के मुद्दे पर कर बैठे बड़ी चूक। ये बड़ी चूक में मैं एक हिस्सा सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं, बाकी तो सारा जो है गोलमोल है। एक हिस्सा सिर्फ दिखाना चाहता हूं। 2003 और 15 की हमने पिछले बार बहुत चर्चा की थी। सीआईए के पूर्व निदेशक हैं, डायरेक्टर पूर्व,
डेविड पेट्रायस, उनके मुताबिक ईरान जिन मुद्दों और शर्तों को लेकर ओबामा के साथ डील करने को राजी हुआ था, अब वह उन शर्तों पर राजी होने के लिए तैयार नहीं होगा। मतलब जहां पर ओबामा के साथ जो डील हुई थी, वो डील भी अब नहीं ईरान करने को तैयार है, क्योंकि इस युद्ध में वह एक अपर हैंड के साथ आगे बढ़ा है। वह होर्मुज पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा और इसे पूरी तरह से सुरक्षित करना अमेरिका के लिए एक महंगा और खूनी अभियान साबित होगा। इसके अलावा ट्रंप ईरान को होर्मुज पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं तो दशकों से जो आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए हुए थे, वह किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि 20 लाख डॉलर प्रति जहाज के दर से तेहरान के पास अपनी सेना और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए पर्याप्त पैसा भी आएगा। यानी चारों तरफ से मैं इसलिए एक पॉइंट इकट्ठा किया है कि आप समझिए कि किन स्थितियों में फंसा है अमेरिका। ये भारत के मीडिया और हम हिंदी के लिए तो वहीं से निकाल निकाल के ला रहे हैं, लेकिन हम फैक्ट ला रहे हैं, विदेश के एक्सपर्ट्स के और अमेरिकी एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट ला रहे हैं, एनालिसिस आप करिए हमारे साथ, हम भी नहीं करें, आप करिए। बताइए, सीआईए का एक्स डायरेक्टर कह रहा है कि फंसा, गर्दन फंसी है। कहीं से भी 47 साल का प्रतिबंध भी वो नलिफाई करने के करीब है, खत्म, मतलब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये स्थिति पैदा हो गई अमेरिका के सामने कि 47 साल के प्रतिबंध बिना किसी डील के वो खत्म कर दिया, वसूलेगा पैसा, लगाए रहो प्रतिबंध। ओबामा ने जो किया था वो उस समय युद्ध की स्थिति नहीं थी, ईरान अपर हैंड पे नहीं था, वो प्रतिबंधों को झेलने वाला वो था जो 36 साल से उस वक्त प्रतिबंध झेल रहा था। 36 साल हो और अमेरिका की मुट्ठी बंद थी, अमेरिका की मुट्ठी बंद थी। एक फियर साइकोसिस था कि अमेरिका सुपर पावर है, कल हम युद्ध हार भी सकते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ी बहुत ढील देके ओबामा जी कहते हो मान लो, और उन्होंने मान लिया था, और वो बहुत ही विन विन सिचुएशन वाला डील था। पूरी तरह विन विन सिचुएशन का था। और ये बिल्कुल बिल्कुल हमारे 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 दिल्ली वाले से ही ज्ञान लेता है ये। उन्होंने भी सोचा कि जब पुराने लोगों ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और ये अटल जी वगैरह ने क्या फालतू की विदेश नीति की थी, अब हम मेरे नाम से नई विदेश नीति बनाएंगे। जैसे अपने नाम से स्टेडियम, अपने नाम से नई पार्लियामेंट, अपने नाम से सब कुछ नया, तो नया करने के चक्कर में इन्होंने डुबा दिया। वैसे ही ट्रंप ने ओबामा का डील तोड़ के बड़ा डील करने के चक्कर में जो हाथ का था, मतलब जो कहते ना कि चौवन्नी उठाने गए और पॉकेट से रुपया गिरा दिया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 1.5 रुपया। ये अमेरिका का पूरा हिसाब है इस युद्ध में। अब क्या हुआ कि पहली जो ये हुआ, जो वार्ता विफल हुई, उसमें ईरान को ये समझ में आ गया कि इसमें अमेरिका वार्ता ही नहीं कर रहा है, वार्ता इजराइल करवा रहा है, और इजराइल से वार्ता नहीं करेंगे वो। और जब अमेरिका से वार्ता करेंगे तो सैंक्शन भी उठवाएंगे, अपना पावर प्रोजेक्ट भी चालू करेंगे, और इसमें हार्मोन पे भी अपना पूरा कब्जा, हार्मोन्स पे भी पूरा अपना कब्जा करेंगे। और अब हार्मोन्स पहले जैसा नहीं रहेगा, उन्होंने पहले ही क्लियर कह दिया था। युद्ध का परिणति कुछ भी हो, युद्ध मतलब अमेरिका चला भी जाए, सब कुछ हो जाए, तो 2 चीजें नहीं रुकेगी, हार्मोन्स पहले जैसा नहीं होगा, मतलब हार्मोन्स पे टोल लगेगा। दूसरी बात, ये जो इजराइल है इसके खिलाफ युद्धबंदी नहीं होगी आशीष। इजराइल को यही डर है, इजराइल के खिलाफ युद्धबंदी नहीं होगी। इजराइल पे हमले चलते रहेंगे, हूती करेगा, इजराइल पे हमास करेगा, इजराइल पे हमले हिजबुल्लाह करेगा, इजराइल के हमले ईरान करेगा, क्योंकि अयतुल्लाह खमेनी की जो मृत्यु है उसका बदला इजराइल से ही लिया जाएगा। ये बात तो अब तय है। इजराइल की स्थिति अब देखिए, इजराइल की उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो बिना मतलब जो है भले सिवाय अमेरिका के उसको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। हमारा फादरलैंड भी इस समय चुप है। चलिए ये जरा अगला लाइए, अगला फॉर्मूला देखिए, गणित का फॉर्मूला ये देखिए, कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं। खैर उससे पहले ये देखिए, हाँ ये भी बचा था, होर्मुज स्ट्रेट पर ब्रिटेन फ्रांस का बड़ा प्लान, 40 देशों की बुलाई समिट, ट्रंप को किया अलग। ये देखिएगा हेडलाइन में ही सारे फैक्ट देख लीजिए। 40 देशों की बुलाई समिट, होर्मुज स्ट्रेट पर ब्रिटेन फ्रांस बड़ा प्लान, ट्रंप आउट। ट्रंप को आउट कर रहे हैं अगर ब्रिटेन फ्रांस, तो आप समझ लीजिए नाटो से अमेरिका अलग होगा, या अमेरिका को नाटो से आगे भविष्य में हो सकता है बाहर निकाल के न फेंक दिया जाए कि तुम अब नाटो में नहीं रहोगे, तुम बहुत पढ़ लिए। आगे चलिए जरा भीतर, स्टारमर का ट्वीट दिखाइए, स्टारमर का ट्वीट दिखाइए।
ये मैं ट्वीट पूरा हिंदी में ही आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो अंग्रेजी में लिखा है। होर्मुज जल डमरू मध्य का निरंतर बंद रहना अत्यंत हानिकारक है। जीवन यापन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए वैश्विक जहाजरानी का यानी शिपिंग को सुचारू करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रिटेन ने नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करने के हमारे लक्ष्यों को साझा करने वाले 40 से अधिक देशों को एक सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इस सप्ताह ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त रूप से एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे ताकि संघर्ष समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा के लिए एक समन्वित, स्वतंत्र और बहुराष्ट्रीय योजना पर काम को आगे बढ़ाया जा सके। क्या लिखा है? संघर्ष समाप्त होने के बाद ये जो है स्वतंत्र समन्वित, यानी संघर्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम लड़ो मरो, हम ये युद्ध हमारा नहीं है, कई बार बोल चुके हैं लोग। हम ये संघर्ष जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद सब कुछ स्मूथ रहे भविष्य में, इसलिए 40 देशों के साथ 40 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत होगी और योजना बनेगी। इस कार्य योजना का हिस्सा अमेरिका नहीं होगा। और मैं यानी ये भी बोलता हूँ दुनिया के आसिफ जी, जितने ये 40 देश मिलकर ईरान से डील करेंगे। हाँ करेंगे, ये करेंगे। अमेरिका इससे बाहर। अमेरिका और ईरान, इसका मतलब अब सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं रहा है अमेरिका के। अमेरिका से डरता कौन है? जहां जहां जूते खा रहा है, कौन डरेगा? इस ट्रंप ने इतने सालों की, 100 साल की जो पूंजी थी अमेरिका की, 100 साल की, वो मिट्टी कर दी। अमेरिका का इतिहास कभी ट्रंप को माफ नहीं करेगा इसके लिए। 40 देश यदि अलग हो गए और क्या करेगा अब अमेरिका? क्या करेगा इसमें? वो बोलेगा कि 40 देशों के जहाज टोल नहीं देंगे, चलो मैं माफ करता हूं। ईरान बोलेगा मेरे इनके साथ एग्रीमेंट, हम आपको तेल भी भेजेंगे, आपसे माल भी खरीदेंगे, लेकिन ये जो डील होगी हमारी, ये यूरोज में होगी, अमेरिकन डॉलर छोड़ के किसी भी करेंसी में होगी। किसी करेंसी में कर लो तुम, खत्म। आप मुझे यही बताइए, होगा। यही, और ये धीरे धीरे सऊदी से लेके सभी लोग डॉलर से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डॉलर के अधीन जाना इसका मतलब अमेरिका के गोद में बैठना। देखिए कितना बड़ी खबर है ये। और मुझे लगता है कि इस युद्ध की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है, ये जो आज आपने बताई, 40 देशों का, एक ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में 40 देश इकट्ठा होके इस पे विचार कर रहे हैं। मतलब अमेरिका को वो मान भी नहीं रहे कि तुम इस लायक हो कि तुम इसमें आओ। अब ऐसी स्थिति में आज भारत कहां बैठा है दुबक के? कहां हमारे प्रधानमंत्री है? बस ममता को गाली दे रहे, चुनाव प्रचार में ममता को गाली दे रहे, झूठे झूठे। वो वहां पे ईरान का डर दिखाता है या घुसपैठियों का डर दिखाता है? दोनों बिल्कुल भाई है। ईरान में एटम बम हो गया, घुसपैठी होंगे, घुसपैठी होंगे। अरे 12 साल से बॉर्डर्स तुम्हारे पास है, ममता घुसपैठी कर रही है, तो तुम छोड़ दो, ममता को प्रधानमंत्री बना दो, यदि उतना उसका इतना कंट्रोल है बॉर्डर पे। तो कोई पूछने को तैयार नहीं बिहार के घुसपैठिए कहां गए, जहां घुसपैठियों के नाम से वोट मांगे थे, एक नहीं निकला वहां पे। अरे पूछना, अगर देश पूछना शुरू कर दे ना, तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा। पूछना शुरू कर दे तो सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। झूठ सुबह सो के उठने के बाद और रात में सोने तक, और सपने में भी ये सब झूठ बोलते हैं। सिर्फ झूठ फरेब, सिर्फ झूठ और फरेब है। और चीन, जो हमारे एनालिसिस हो रहा है ना, चीन को संकट। अरे तुम्हारे पास 10 दिन का रिजर्व नहीं है, चीन के पास 3 साल का रिजर्व है। हमने एक दिन बताया था 113 करोड़ बैरल, 400 टाइम, 400 टाइम्स देन इंडिया, 400 टाइम करोड़ बैरल। और उतने नहीं, 113 करोड़ बैरल है। उसके बाद आप सब रास्ते बंद कर दोगे तो साइबेरिया पैसिफिक ओशन पाइपलाइन है, इससे वो पाइपलाइन है साइबेरिया पैसिफिक ओशन पाइपलाइन, रशिया से सीधा तेल आता है उनके पास, तेल आता है। और एक और पाइपलाइन है, चाइना, वो है चाइना खुद अपना बड़ा प्रोड्यूसर है एक। और विश्व का माना हुआ प्रोड्यूसर खुद चाइना क्रूड निकालता है, रशिया से उसको सप्लाई है, सामने ईरान से उसको सप्लाई है। ईरान से तो 50% लेता है,
उसके बाद मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी उसके संपर्क में है, क्योंकि कतर से बिल्कुल लेता है, सऊदी से लेता है, इराक से लेता है। पावर ऑफ साइबेरिया से सीधा पाइपलाइन बिछा करके गैस लेता है, गैस की भी दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग क्यों लिखते हैं जिसके यहाँ सब संकट है, कुछ नहीं है, खाली थाली बजाए जा रहे हैं। अगली देखिए, ये फॉर्मूला देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। गणित समझिए, ईरान से अब सीखिए। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने शेयर किया गणित का फॉर्मूला। आखिर ट्रंप के लिए क्या है यह संदेश, ये समझ ले। ट्रंप को समझ में आ गया, हमारे वाले नहीं समझ पा रहे हैं, तभी तो भाग रहा है बार बार। स्पीकर जो है वहां के मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी देते हुए गणितीय सूत्र का इस्तेमाल किया। इंजीनियर ट्रेनिंग वाले गलीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सूत्र लिखा। ये सूत्र देखिए, एफ फिर ब्रैकेट में एफ ओ, ये जो भी है इसका मतलब क्या समझाया है भाई, हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहाँ ये फॉर्मूला मोदी जी समझ पाएंगे, 2ab प्लस एक्स्ट्रा ले आते हैं ना, प्लस नहीं, 2ab। वो समझ पाएंगे, वो आइंस्टीन लेकिन के। इसका मतलब नीचे साफ कर दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि इसका मतलब अगर होर्मुज को ब्लॉक किया गया तो तेल की कीमतों ओ जो है ऑयल में पहले स्तर का प्रभाव एफ ओ से भी ज्यादा दूसरे स्तर का प्रभाव एफ एफ ओ पड़ेगा। यानी जब पहले तुमने युद्ध संघर्ष किया तो एफ ओ हुआ ऑयल की कीमत, अब उसका डबल हो जाएगा, एफ एफ ओ हो जाएगा। ये गणितीय फॉर्मूला है, हमारे पल्ले तो नहीं पड़ा है। हमारे मोदी जी के पल्ले पड़ सकता हो तो समझ लें, समझ लें, थोड़ी अपनी भी भूमिका दिखावें। जब जब मौका आता है दुनिया में भूमिका दिखाने, तो दुबक करके कोने में बैठ करके वहां पर मंचो भाषण शुरू हो जाता है। अभी जब सब हाँ, खत्म हो जाएगा तब हमारा वाला निकलेगा, जब सब खत्म हो जाएगा ना, शांति हो जाएगी, तब निकलेगा। दुनिया में डंका हमारा बज रहा है, पूरी हिंदी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। हिंदी हिंदी फिल्मों के पुलिस वाला रोल में है सभी अभी हमारे प्रधानमंत्री, कि हीरो विलन को मारने के बाद पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है और आपके जैसे नौजवानों की देश की जरूरत है, ऐसा पुलिस बोलता है हीरो को, और विलन को, मरणासन्न विलन को हथकड़ी लगाता है। ये स्थिति में हमारे अभी प्रधानमंत्री जी है, हिंदी पिक्चर के पुलिस वाले, जो आम आम चलिए, फिल्मों में होती है। कुछ इनको नहीं अपना आशीष, काम ये करने देखिए नई दीजिए। आज के इस शो में मुझे लगता है कि आज दिन भर का सबसे महत्वपूर्ण शो है। आज इसमें दो डेवलपमेंट मेजर है, एक रशिया चीन इसका इकट्ठा होना, अब जापान का विड्रॉ होना। रशिया, चीन और ईरान, यदि ये नेक्सस बनता है और ऑलरेडी उनके पास नॉर्थ कोरिया है, तो पूरा दक्षिण में अमेरिका को पैर रखने को जगह नहीं। भारत की सिवा भारत का इतने तमाम देशों से दुश्मनी ले जाएगा अमेरिका को बेच देके, ये भारत को तय करना है। क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल में पुरी साहब का क्या क्या पटा है पता नहीं, वो पुरी साहब का दिखा के पुरी साहब मोदी जी को क्या बता के फिर करेंगे, तो कोई ब्लेंडर जब जान नहीं सकती, इसके बारे में मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। दूसरी ओर पूरा यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो 40 कंट्रीज इकट्ठा आ रही है, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज नहीं होगी, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी होगी, जापान जैसी कंट्री भी होगी। ये फ्रांस और ब्रिटेन माइनस अमेरिका एक गुट बना के डायरेक्ट डील करना चाहता है हार्मोज पे। तो आप उसके मायने देख लीजिए कि ईरान ने पूरे दुनिया को अपने साथ आने का कैसा न्योता दिया। इसके पहले ईरान ने एक ऑफर दी थी कि यूरोप यदि साथ दे तो यूरोप के लिए हम हार्मोज खोल देते। और बस यूरोप साथ देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि तेल चाहिए सबको, आवाजाही सबको चाहिए। और दूसरी बात, ईरान को खुश रखोगे तो उधर दूसरा जो है, जो जल डमरू मध्य, वो भी बचा रहेगा। नहीं तो यमन ने आज घोषणा कर दी हूती, और यमन, हूती, ईरान और अमेरिका, इसमें बहुत फर्क है। वो हवाबाजी नहीं करते, वो बोलते हैं तो करते हैं। यदि उन्होंने वार्निंग दी और 2 दिन के अंदर वो बंद कर दिया, तो पूरा नाक दबा के कब तक मुंह से सांस लोगे। ये एफ और ओ व्यापार वही तो व्यापार समझाया यदि है। रुकता है, व्यापार यदि रुकता है, तो आप देख लीजिए जो देश बहुत दूर है, जिनका कोई लेना देना नहीं इस युद्ध से, उन पे भी छींटे आएंगे। नहीं, तो पहले आ गए, सब परेशान हैं। अमेरिका को खुद को छींटे आ रहे हैं। जब तेल की कीमतें बढ़ती तो अमेरिका में महंगा हो गया। बीच में कैलिफोर्निया में 1 गैलन पेट्रोल $10 का हो गया था, जो 2.5 से 4 हो गया और 4 से 10 हो गया। बाप बाप करने लगे थे लोग। खैर चलिए, अभी हमको इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं अपडेट्स के साथ। क्योंकि दुनिया भर में सिर्फ हम लोग देख रहे हैं ईरान में, हमारे चैनल वहां पे ये अमेरिका का उड़ा जहाज ये गिरा, अब दिन भर अमेरिका के जहाज के नीचे लटके हैं इसे रस्सी पकड़ करके।
ये मूर्खे सब ऐसे लटके हुए हैं रस्सी पड़ के, अमेरिका ये उड़ रहा है, उड़ गया, उड़ गया। पूरी दुनिया देखिए तो पता चलेगा अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दरकिनार किया हुआ है, आइसोलेटेड कंट्री है। और इजराइल इस दुनिया की सबसे अछूत कंट्री इस समय बन चुकी है। सबसे अछूत देश अगर कोई है तो इजराइल है। उसको जो है मतलब उसको भी अब इजराइल को या तो आवे, आज हम फिर कह रहे हैं बाबा साहब की जन्म जयंती है, आज इजराइल आकर के पाप मोचन कर ले अपना, और फिर से वही संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि शामिल हो जाए। ये जो नफरती एजेंडा है उसको बंद करे तो उसका भला हो सकता है, नहीं तो इजराइल का अंत बहुत बुरा होगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।